प्लीज़ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उर्मिला देवी के रिक्वेस्ट करने पर तपस्या पार्थ के साथ प्रतापगढ़ छोड़कर मुंबई जा रही थी। एयरपोर्ट के लिए बस नहीं मिलने पर दोनों ने पार्थ के होम टाउन विक्रमगढ़ जाना तय किया। विक्रमगढ़ प्रतापगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं था। लगभग 3 से 4 घंटे की यात्रा करने के बाद वह दोनों विक्रमगढ़ पहुँचे थे। हम यहाँ रुकेंगे कहाँ? बस से उतरते ही तपस्या ने पूछा। हमारे महल में और कहाँ? उन्नति की फैमिली की तरह हमारे महल में लोग नहीं रहते, लेकिन उसे एक म्यूजियम का रूप दे दिया गया है। लोग अक्सर विजिट करने के लिए आते रहते हैं। वहाँ का केयर टेकर मुझे पहचान लेगा। मैं डैड से बात करवा दूँगा तो वह हमारे रुकने का इंतज़ाम भी करवा देगा। तपस्या ने उसकी बात पर हामी भरी। दोनों ने एक टैक्सी हायर की और वहाँ से विक्रमगढ़ के महल जाने के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुँचते ही पार्थ ने वहाँ के केयर टेकर से बात अपने पापा मिस्टर योगेश सिंह से करवा दी। आने से पहले एक बार सूचित कर दिया होता तो आपके रुकने का अच्छा इंतज़ाम करवा देते। केयर टेकर उन दोनों का लगेज घसीटते हुए उन्हें कमरा दिखाने ले जा रहा था। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अंकल, हम बस एक दिन के लिए यहाँ आए हैं, पार्थ ने जवाब दिया। केयर टेकर और पार्थ हल्की फुल्की बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तपस्या महल में इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही उसने महल की दहली पर कदम रखा, उसके कानों में शहनाइयाँ और ढोल बाजे की आवाज़ गूंजने लगी। यहाँ क्या कोई शादी है? सामने सजा हुआ महल देखकर उसने पूछा। उसके पूछने पर केयरटेकर और पार्थ ने इधर उधर देखा। उन दोनों को सभी चीज़ें सामान्य नज़र आ रही थी। पार्थ ने हैरानी से कहा, सब कुछ तो बिल्कुल नॉर्मल है, तुम्हें यह क्यों लगा कि यहाँ कोई शादी होने वाली है? बस ऐसे ही तपस्या ने बात को टाला और महल में जाने लगी। वहाँ होने वाली चीज़ें उसके लिए सामान्य नहीं थी। ज़रूर कुछ ऐसा है जो सिर्फ मुझे और अभिमन्यु को ही दिखाई देता है, जैसे हम दोनों को एक ही तरह के सपने आना। कुछ तो ऐसा है जो प्रतापगढ़ और विक्रमगढ़ दोनों में बहुत अजीब है, और वह मुझसे और अभिमन्यु से जुड़ा हुआ है। मुझे अभिमन्यु को वहाँ अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तपस्या को अब अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। जैसे जैसे तपस्या महल में आगे बढ़ रही थी, उसे औरतों के फुसफुसाने और काफ़ी सारे लोगों के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। असलियत में वहाँ तपस्या, पार्थ और केयर टेकर के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। रे छोरी, जल्दी जल्दी हाथ चला। बारात जनवासे से निकल चुकी है राजा साहब। उनके स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बजवाने शुरू कर देने चाहिए। सुना है राजकुमारी ने अपने वर का चुनाव खुद किया है। मासा की तबीयत में अभी कोई सुधार ना है। बाईसा चाहती हैं वो उनके ब्याह में शामिल होवे। उनके घर में तंत्र मंत्र किए जावे हैं, सुना है। वो अपनी नई बहुओं की बलि दे देते हैं। राजकुमारी साहब, बारात आ गई है। तपस्या के कानों में अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें धीरे धीरे और तेज होने लगी। उसे लगा सब उसके कान के पास आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे हैं। तपस्या उनके स्वर को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह ज़ोर से चिल्लाई, प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे पता है। क्या हुआ था? मुझे उन सब के बारे में पता है। प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे तकलीफ़ हो रही है। तपस्या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए रोने लगी। वह अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर नीचे गिर गई। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पार्थ और केयर टेकर दौड़कर उसके पास आए। पार्थ ने उसकी नब्ज चेक की। इसकी पल्स रेट तो काफ़ी धीमी चल रही है। बोलते हुए उसने अपना हाथ तपस्या के माथे पर लगाया, जो बिल्कुल ठंडा था। बुखार भी नहीं है। इसका वहाँ से आने का मन नहीं था। हो सकता है उस वजह से परेशान होगी। पार्थ ने परेशान होकर कहा। मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ, केयर टेकर ने कहा।
उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पार्थ ने तपस्या को अपनी गोद में उठाया और कहा, आप मुझे इसका रूम बता दीजिए, मेरे पीछे पीछे आइए, केयरटेकर ने कहा और उनके कमरे की तरफ जाने लगा। पार्थ तपस्या को लेकर उसके पीछे पीछे आ रहा था। एक कमरे में पहुंचने के बाद पार्थ ने तपस्या को बेड पर लेटाया और केयरटेकर को वहां से भेज दिया। उसने अपने बैग से कुछ दवाइयाँ निकालकर तपस्या को दी। ये आराम कर रही है, तब तक उन्नति से बात करके वहाँ के बारे में पूछ लेता हूँ, पार्थ ने खुद से कहा और उन्नति से बात करने के लिए बाहर आ गया। दवाई देने के बाद तपस्या की हालत सुधर रही थी। वह आराम से बिस्तर पर सो रही थी। विक्रमगढ़ का महल उसी तरह रोशनी से जगमगा रहा था जिस दिन राजकुमारी तपस्या की शादी थी उस दिन था। महल में लोगों की भागदौड़ मची थी, एक दूसरे को जल्दी जल्दी हाथ चलाने और काम करने की सलाह दे रहे थे। बारात आ गई है, हेजल हंसते हुए अंदर आई। उसने लहंगा पहन रखा था और काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसकी बात सुनकर वहाँ बैठी उन्नति ने कहा, अब तो बस कुछ ही देर की बात है, उसके बाद तुम हमेशा के लिए अपने उनकी हो जाओगी। उन्नति और हेजल ने हंसकर हाई फाई की। चलो अब हम तीनों के साथ एक पिक्चर हो जाए। उन्नति ने फ़ोटो लेने के लिए अपना मोबाइल उठाया। उन दोनों के साथ दुल्हन के रूप में सजी हुई तपस्या मौजूद थी। वह बिल्कुल उसी तरह से तैयार हुई थी जैसे राजकुमारी तपस्या थी। अचानक दरवाजे पर किसी की आहट हुई। वह साक्षी थी। उसने दरवाजे से ही कहा, चलिए बहुत हुआ, नीचे कुछ ज़रूरी रस्में करनी है, इसलिए आपकी ज़रूरत होगी। उन्नति और हेजल तपस्या को लेकर नीचे जाने लगी। सामने दरवाजे पर दूल्हे के रूप में अभिमन्यु मौजूद था। उसे देखकर तपस्या ने मुस्कुराहट दी और अपने मन में सोचा, मैंने जिसे चाहा था वह मुझे मिल ही गया। टीना और नमन भी वहाँ पर मौजूद थे। टीना ने अभिमन्यु से कहा, हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें इसका पूरा ख्याल रखना होगा। भले ही बाद में हमें इससे मिलने का मौका ना मिले, लेकिन इसे तकलीफ़ मत देना। नमन ने उसकी बात आगे बढ़ाई। अभिमन्यु ने उन दोनों की बात पर सिर हिलाकर हामी भरी। कुछ देर बाद अभिमन्यु और तपस्या शादी के मंडप में थे, जहां दोनों एक दूसरे को कुछ वचन देते हुए पवित्र अग्नि के फेरे ले रहे थे। दोनों ही चेहरे से बहुत खुश नज़र आ रहे थे। शादी के बाद तपस्या की एक भावभीनी विदाई हुई, जहां सब उसे खुश रहने का आशीर्वाद दे रहे थे। अभिमन्यु तपस्या के साथ अपने घर प्रतापगढ़ के महल पहुंच चुका था। जैसे ही दोनों ने महल में कदम रखा, वहां बिल्कुल अंधेरा हो गया। अपना फ़र्ज निभाने का वक्त आ गया है राजकुमार। इस मिट्टी का अपनी मातृभूमि के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे आपको पूरा करना ही होगा। महल में एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी और तपस्या की तरफ देखा। उसने तपस्या से अपने गठबंधन को तोड़ लिया और उसे छोड़कर कहीं जाने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो अभिमन्यु? तपस्या ने पीछे से चिल्लाकर पूछा। उसके कहने पर अभिमन्यु वहीं पर रुक गया। वह हल्का सा मुड़ा और जवाब में कहा, हमारा साथ यहीं तक था राजकुमारी, आगे की मंजिल आपको खुद तय करनी है। अपनी बात कहकर अभिमन्यु उसकी आंखों से ओझल हो गया। तपस्या की आंखों में आंसू थे। वह जोर से चिल्लाकर बोली, तुम इस तरह मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हो। तुमने वादा किया था कि तुम हमेशा मेरा साथ निभाओगे। जवाब में किसी की कोई आवाज़ नहीं आई। वहाँ बिल्कुल शांति छाई हुई थी। तपस्या अकेले ही आगे बढ़ रही थी। तभी उसने देखा बहुत सारी औरतें काले कपड़े पहनकर रोती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। तपस्या को इन सब से बहुत डर लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो सभी औरतें उसके पास आकर उसे मार देंगी। लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे की तरफ खींचा। थैंक गॉड अभिमन्यु, तुम आ गए। बोलते हुए तपस्या पीछे मुड़ी। वहाँ अभिमन्यु की बजाय 3 औरतें मौजूद थी। वह अब तेरे पास कभी नहीं आएगा, उनमें से एक ने कहा। अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, हमें इसे ले जाना चाहिए। दूसरी वाली के कहने पर तीसरी औरत ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया और तीनों
तपस्या को पकड़कर नीचे तहखाने में ले जाने लगे। छोड़िए मुझे, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? तपस्या चिल्लाते हुए बार बार उनसे पूछ रही थी, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोल रही थी। वह तीनों उसे तहखाने में लेकर गई। उसके बाद उसे एक चिता पर लेटा दिया गया। एक आदमी और मौजूद था जो हवन कुंड के आगे बैठकर कुछ मंत्र पढ़े जा रहा था। वह तीनों औरतें कुछ गहने तपस्या के ऊपर गिरा रही थी। साथ में उनमें से एक उसके ऊपर सिंदूर गिरा रही थी। इन सब की वजह से उसे बहुत डर लग रहा था और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उन्हें छोड़ने की गुहार लगा रही थी। उनमें से कोई भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी उसने तहखाने में अभिमन्यु को देखा। वह उसके पास आया। उसके हाथ में एक छोटा सा खंजर था। उसे देखते ही तपस्या के चेहरे पर चमक आ गई। अच्छा हुआ अभिमन्यु तुम आ गए। देखो ना ये लोग मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं। प्लीज़ मुझे बचा लो। अभिमन्यु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह उसके पास आ रहा था। प्लीज़ अभिमन्यु मुझे खोलो, मेरा दम घुट रहा है। तपस्या को लगा अभिमन्यु उसको खोलने आ रहा है, लेकिन अगले ही पल अभिमन्यु ने अपने हाथ में पकड़ा खंजर तपस्या के दिल के बीचों बीच घोंप दिया। एक जोरदार चीख के साथ तपस्या नींद से उठी। डर के मारे वह पसीने से तरबतर थी। उसने अपने इधर उधर देखा तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन सपने में जो देखा वह सामान्य नहीं था। मेरी शादी अभिमन्यु से? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस महल में क्यों आई? तपस्या ने खुद से कहा और वह बाहर आ गई। बाहर सब कुछ सामान्य था, कोई मौजूद नहीं था। वह चिल्लाकर बोली, यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं तो इन लोगों को जानती तक नहीं। उसके बावजूद मुझे इस तरह के ड्रीम्स क्यों आते हैं? मेरा इस महल और राजकुमारी तपस्या से कोई लेना देना नहीं है। ना ही मैं पहले विक्रमगढ़ आई हूँ, ना ही प्रतापगढ़। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? वह रोते हुए चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पार्थ वहाँ आया। उसने तपस्या की बातें तो नहीं सुनी थी, लेकिन उसे रोता चिल्लाता देख वह घबरा गया था। टप्पू, तुम बाहर क्यों आई? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। तुम यहाँ आते ही अपसेट हो गई। तपस्या ने गुस्से में उसे खुद से दूर धकेला और कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी फैमिली वालों की वजह से हो रहा है, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से कर दी जिसने उसे मार डाला। शादी के बाद उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। पार्थ कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तपस्या किस बारे में बातें कर रही है। वह उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? और हमारी फैमिली? तुम हमारी फैमिली को कैसे जानती हो? तपस्या ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे चुप देखकर पार्थ ने फिर पूछा, तुम बताओ कि तुम किसकी बात कर रही हो? हमारी फैमिली में बेटी? पार्थ हल्का हंसा और फिर कहा, हमारी फैमिली में पिछले कई सालों से लड़की पैदा नहीं हुई है। कई साल कहना गलत होगा, कई सदियों से हमारी फैमिली में किसी की भी बेटी नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मुझे नहीं पता तुम झूठ क्यों बोलोगे। क्या तुम राजकुमार तपस्या के बारे में जानते हो, जो तुम्हारी ही फैमिली से थी? उसके साथ क्या हुआ, तुम लोगों को उस बात का एहसास भी है? पार्थ तपस्या की तरफ हैरानी से देख रहा था। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी। उसके लिए सब नया था।